नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना, कि सबसे ज्यादा जो विकसित शहर था या क्षेत्र था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, क्योंकि वहां पर सब कुछ वेल प्लान्ड था, है ना, बहुत अच्छे से प्लान करके तब उन्होंने वहां पर बनाया गया। लेकिन फिर इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ जब इतना ही वेल प्लान क्षेत्र रहा वो, और सब कुछ बहुत तरीके से बनाया हुआ था, बहुत बड़ा एक वो भी था, है ना, वहां स्नानागार था, सब लाइनों में मकान बने हुए थे, लेकिन और जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी अच्छी थी। लेकिन फिर इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ, अब हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व यानी कि 1800 वर्ष पहले तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित, चोलिस्तान जैसे क्षेत्र किधर आ जाते हैं? अब ये पाकिस्तान एरिया में आ जाते हैं ना। चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। उत्तर मतलब देखो, ये हमने पहले डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर मतलब ये वाले, इस वाले एरिया में जो भी है। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहर और विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़े ही माल प्रयोग में लाया जाता था, यानी कि थोड़ा ही क्या, थोड़ा ही माल यूज किया जाता था, क्योंकि वस्तुएं जब थोड़ी ही मात्रा में उसका निर्माण किया जा रहा था, है ना। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ यानी कि कमी आई, और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं और बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। यानी कि जो उत्तरी एरिया में जो भी हुआ था हड़प्पा में, तो इनको हम क्या कहते हैं? उत्तरी हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना और भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। यानी कि अगर हम ये सोचे कि पूरी सभ्यता का पतन है तो उसकी व्याख्या इससे नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, यानी कि इसका और ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अब देखो, यहाँ पे हमें एक आक्रमण के साक्ष्य दिए हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेड मैन लेन एक संकरी गली है, यानी कि संकरी मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, बहुत ज्यादा वैसी है ना। संकरी मतलब बहुत या तो कह दो बहुत, जैसे बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है जिस गली में, बहुत छोटी सी गली, पतली सी, है ना, जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग, एक वयस्क की छाती, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। यानी कि इस गली में क्या मिला था? एक खोपड़ी का भाग, एक वयस्क की छाती और हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां, ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन
1931 से उद्धृत। तो ये कहाँ से, 1931 में जो जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन है, यहाँ से ये हमें बताया गया है कि यहाँ पर हमें खोपड़ी मिली थी, या फिर छाती मिली वयस्क की किसी की, या फिर हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे। ये जो बॉक्स में है ना, ये पर्पल बॉक्स, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कब कई क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था ना कि पहले क्या करते थे लोग, जो मर जाता था ना, जिसको जब दफनाते थे उसे, तो जो वो चीजें यूज करता था, या आभूषण हो गया, इस तरीके की कोई भी चीज जो वो यूज कर रहा है, वो उसी के साथ दफना देते थे, है ना। क्योंकि उनके मान्यता थी उनकी इस तरीके की कि ये लोग मरने के बाद भी इन चीजों का यूज करेंगे। बहुत समय बाद 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूरा शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या फिर गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर और गढ़ विध्वंसक कहा गया। ये दुर्ग कहाँ है, दुर्ग मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं दुर्ग, है ना, जो पूरे क्षेत्र के बाहर जो किलेबंदी की जाती है ना, जिससे कि उसको एक तरह से सुरक्षा मिल सके, उसे हम बोलते हैं दुर्ग। पहले माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक और राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से खत्म कर दिया या फिर समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ से लिया गया है? ये REM व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशियंट इंडिया जर्नल 1947 से उद्धृत। अब 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। किसने उठाए थे? जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्व, यानी कि जो रिसर्च करते हैं इसके बारे में, उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। यानी कि उनका मानना था कि ये एक ही काल से नहीं है, ये अलग अलग काल से लिए गए हैं और ये एक टाइम के नहीं है, यानी कि अलग अलग समय पर ये लोग मर रहे और उनके वो अस्थि पंजर जो हैं वो अलग अलग समय के मिले हुए हैं। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से में संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्य का सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है, यानी कि एकदम से चेंज कर देता है आपके माइंड में। जैसे पहले क्या था कि वो एक ही जगह से 16 अस्थि पंजर के चिन्ह मिले हैं ना, फिर उसमें जो दोबारा जिन्होंने रिसर्च करी उन्होंने क्या कहा कि उन्हें ऐसा लगता था कि ये अलग अलग काल के हैं, यानी कि अलग अलग समय के हैं। इस संबंध में राखीगढ़ी पुरास्थल पर हाल ही में किए गए पुरातात्विक अनुवांशिक अनुसंधान, यानी कि रिसर्च की गई राखीगढ़ी में, का उल्लेख करना आवश्यक है। यह पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन शहर है। तो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन शहर कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? हरियाणा के हिसार में, जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा वासियों के अनुवांशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ी में खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल के अवशेषों से DNA निकाला गया था।
यह शोध कार्य डेक्कन कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया गया था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हड़प्पा वासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। हड़प्पा वासियों की अनुवांशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। हड़प्पा वासियों का डीएनए आज तक कायम है और दक्षिण एशियाई आबादी का अधिकांश हिस्सा उसने वंशज प्रतीत होते हैं। हड़प्पा वासियों के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों के कारण कम मात्रा में जीनों का मिश्रण हुआ है। आनुवंशिकी इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास में बिना किसी रुकावट के निरंतरता का प्राप्त होना तथाकथित आर्यों के बड़े पैमाने पर आगमन के सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करता है कि भाई आर्यों का उस टाइम पे क्या आर्यों का आगमन हुआ था। इस सिद्धांत को, इस शोध से हमें यह भी पता चलता है कि सीमावर्ती इलाकों और दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग भारतीय समाज में समाहित हो गए थे तथा किसी भी स्तर पर भारतीयों का आनुवंशिक इतिहास ना ही बाधित हुआ ना ही खंडित हुआ। जैसे जैसे हड़प्पावासी ईरान और मध्य एशिया की ओर बढ़ने लगे, उनके जीन भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में फैलने लगे। ये देखो यहाँ पे राखी गढ़ी से प्राप्त हड़प्पा कालीन कंकाल है। ये देखो यहाँ पे पूरा कंकाल पड़ा हुआ है ना। हड़प्पा के पुरुष और स्त्री के क्रमशः 3D चेहरे की विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया गया। ये 3D के उससे बनाए गए ये चेहरे, ठीक है। शोधकर्ताओं की इस टीम ने हड़प्पा संस्कृति के लोगों को 3D आकृतियों का पुनर्निर्माण किया। हड़प्पा संस्कृति के स्त्री और पुरुषों के पुनर्निर्मित चेहरों का उल्लेखनीय रूप से हरियाणा की वर्तमान आबादी के चेहरों के साथ समानता है, यानी कि लगता है कि हाँ इसी तरीके के हैं वो जैसे अब है। अतः इस शोध से इस क्षेत्र में 5,000 वर्षों की अनुवांशिक और सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है। ये हमने कहाँ से लिया? वसंत शिंदे एटल ऑन एंशियंट हड़प्पन जीनोम लॉक्स एंसेस्ट्री फॉर्म स्टेपी पास्टरलिस्ट और इरानियन फॉर्मर्स सेल से, ठीक है। अब है हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। आर्कियोजेनेटिक्स प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का अध्ययन है। इसमें जनसंख्या इतिहास को समझने के लिए आणविक जेनेटिक्स के विभिन्न तरीके शामिल हैं। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूलते चले गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण और खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। अब है कनिंगम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, यानी कि जो लिखे हुए साहित्य हो गए, अभिलेख हो गए या हस्तलिपि अभिलेख हो गए, का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंगम की मुख्य रुचि भी आरंभिक इतिहास तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी, यानी कि उससे संबंधित जो भी काल थे उनके बारे में जानने की उसकी इच्छा थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंगम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी, यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है कि उनकी सांस्कृतिक चीजों में या फिर संस्कृति से रिलेटेड उनकी काफी रुचि थी उसमें। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंगम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंगम तक भी पहुंची थी, फिर भी वह समझ नहीं पाई कि वे
पुरा वस्तुएं कितनी प्राचीन या फिर कितनी पुरानी थी। कनंगम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया चित्र, ये सबसे पहले किसको मिला था? ये कनिंगम को। और ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इस तरीके से, ये यहाँ की लिपि में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान दी पर तो ध्यान उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है या फिर जो भारतीय इतिहास की शुरुआत है वो गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए थे। अब है एक नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी कि नई भी और पुरानी, इस तरीके से, ठीक है। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। जो सबसे पहले खोज करी थी वो किसने करी थी हड़प्पा सभ्यता की? दयाराम साहनी ने। इसके बाद करी थी राखलदास ने, ठीक है। जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करी थी। तो जो ये नवीन सभ्यता की घोषणा करी थी सिंधु घाटी में, वो किसने करी थी? डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थल पर मिली मोहर जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया भी था कि इसके समकालीन भी क्या थी? सभ्यता थी। जो हमने कब पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। 11th में भी पढ़ा था कि जब हड़प्पा सभ्यता थी उसके समकालीन पूरे विश्व में अलग अलग सभ्यताओं का भी उद्भव हुआ था। जैसे कि मेसोपोटामिया की, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। यानी कि जब इनका जो डायरेक्टर जनरल है जॉन मार्शल है, इनका जो कार्यकाल था वो एक तरह से बदलाव या फिर एक परिवर्तन का काल था। वो भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए, क्योंकि उन्होंने पहले यूनान और क्रीट में काम किया था, तो उसी अनुभव से इन्होंने यहाँ पर रिसर्च करी थी। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात है कि कनिंगम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। कनिंगम में क्या था? वो सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा, कि उस टाइम पे किस तरीके की संस्कृति का विकास हो रहा था, है ना, कैसी चीजें यूज हो रही थी। लेकिन जो जॉन मार्शल थे, ये यहाँ की जो दैनिक जीवन यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी की पद्धतियां, उनको भी जानने की इनमें उत्सुकता थी। ये देखो, पुरास्थल, टीले और स्तर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुएं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित स्वरूप से यानी कि लगातार रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अब मान लो कहीं पर एक बस्ती बसी हुई है ना, और वहां पर लोग लगातार रह रहे हैं, तो हम किसी चीज को यूज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वो पुरानी होती चली जाएगी। तो इसी तरीके से ये क्या हुआ यहाँ पर, जब भूमि का विखंडन हुआ तो ये एक टीले के रूप में इस तरीके से यहाँ पर बन गया। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं,
से आवाज का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरातत्व वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के माध्यम को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सके। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमें चित्र दे रखा है, एक छोटे टीले का स्तर विन्यास है ये, है ना। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे, यानी कि वो एक तरफ से सारी चीजें लेकर चलना चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। अब है नई तकनीकें और प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी करा था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के बाद प्रमुख ज्ञात पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है, इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास करा। कच्छ, कच्छ कहां पर आ जाता है? ये गुजरात में आता है। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई और पंजाब और हरियाणा में किए अन्वेषणों से, अन्वेषण मतलब उसके बारे में रिसर्च करना या फिर खोज करना से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं कि भाई किस तरीके के सांस्कृतिक उपक्रम वहां पे होते थे। वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं कि भौगोलिक स्थिति कैसी थी वहां पर, मतलब नदियों और नदी, जो नदी थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, या फिर पर्वत पठार, जो भौगोलिक हमारी स्थिति थी, या फिर बाउंड्रीज, इनके बारे में वे पुरावस्तु रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं और वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं कि इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत रोचक होंगे। अब है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। तो जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इन प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है ना, क्योंकि जो हड़प्पाई लिपि है वो हमें अब तक भी किसी को वो समझ में
नहीं आई है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य यानी कि जो हमें दिख रहे हैं, जैसे कि अस्थि पंजर मिलना, मृदभांड मिलना, या फिर किसी कब्र में उसके साथ कुछ भी हमने वो रख दिया, वो चीजें मिलना, इनसे जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तु हो गए मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकते हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पकी मिट्टी और धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। अब है खोजों का वर्गीकरण कैसे किया गया। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या फिर एक आभूषण है या फिर दोनों और अनुष्ठानिक प्रयोग की गई वस्तु है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक और पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं। यानी कि किसी जो पुरातत्वविद हैं या फिर जो खोज करता है, इन्हें कोई समझना, इन चीजों का समझने का प्रयास करना है, तो ये इस परीक्षण के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे मन के चक्कियां या फिर पत्थर के फलक हो गए, इनसे। जिसमें वह मिली थी, क्या वह घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे, उनका भी सहारा लेना पड़ता था। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है ना। जैसे कि हमने पहले देखा था ना, भी वो पुजारी था एक वहां पर, उसने शॉल ओढ़ी हुई थी कि भाई हाँ उस टाइम पे इस तरीके की शॉल चलती थी। तो इसी चीज से पुरातत्वविद इसकी सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संदर्भ में। अब है व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण, जो धार्मिक प्रथाएं थी जो उन पुरातत्वविदों ने खोजकर निकाली है ना, उनके पुनर्निर्माण में, यानी कि जब उन्होंने दोबारा उसे निर्माण किया के प्रयासों में सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी, जैसे देखो इस नारी, यहाँ पर एक फोटो है ना, ये एक क्या ये एक मातृ देवी थी, तो जो इनके गले में ये आभूषण है ना, इनके बारे में कहा है। तो इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी, मृण मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल हैं। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां
सम्मिलित हैं। मोहर, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं। पहले क्या करते थे, ये देखो यहाँ पर एक ये मोहर है, आद्य शिव मोहर है ना, ये पहले जो ये मोहर होते थे इन पर ही क्या अंकित कर देते थे, कुछ भी किसी भी तरीके की मुद्रा बनाते थे, तो इन्हीं से ही इन्हें जो पुरातत्वविद है इन्हें इनके साक्ष्य मिले हैं। अनुष्ठान के दृश्य बनने के परीक्षण से धार्मिक आस्था और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित थे, उत्कीर्णित मतलब बने हुए थे, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता था, कल्पित और संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया है, को आद्य शिव। ये देखो यहाँ पर ये जानवरों से, ये जानवर ये रहा यहाँ पे, ये तो जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, यहाँ पे ये व्यक्ति बैठा हुआ है ना, तो इसे क्या कहा है, आद्य शिव, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश ही कौन है, शिव जी हैं, तो उनकी संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंकुआकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में क्या समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर जो पुरातत्वविद हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं और वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्की और पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है ना, सबसे पुराना ग्रंथ है और सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित हुआ। में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त हुए एक नाम है। तो जो ये आद्य शिव नाम दिया गया है वो कहां से, जो पौराणिक परंपराएं उनमें शिव जी से लिया गया है। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अध्याय 4 भी देखिए। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति सामान्य रूप से जानवर और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई शमन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई और इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब कल हम अपनी वीडियो में करेंगे इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।